एटलीस्ट एट द बटालियन लेवल, इफ दे कम टू नो ही इज अ टेररिस्ट, ये भारत का दुश्मन है, वो उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन है। ये ट्रांजैक्शन समझाते समझाते यार मुझे स्ट्रेस आ गया मीडिया में, और मीडिया वाले फिर ना समझें कि उसको क्यों मारा, ये भी तो कर सकते हैं। हिंदी में जो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, वो इंग्लिश में नहीं हो पाती है। इतने सीनियर लोग हैं, उन्होंने मुझे स्कूल में देखा है ना, स्कूल में तो बाकी सब लोग बोलेंगे अच्छा मेजर आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया किस तरीके से मैंने लिखा ओपन लेटर टू बुरहान वानी और किस तरीके से तूफान बर्पा हो गया। और कई लोगों ने अपोज भी करा, कई लोगों ने इसको सपोर्ट करा, और कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी बोला कि आप इंडियन आर्मी कैसे मार सकती है, ये कैसे कर सकती है, वो कैसे कर सकती है। तो एक मुझे सबसे पहले मुझे जो टीवी पे बुलाया, जो मैंने बोला था ना मिस्ड कॉल्स की लिस्ट, तो मुझे टीवी पे बुलाया। तो मुझे इधर ग्रेटर कैलाश में एनडीटीवी का ऑफिस, तो वहाँ पे बरखा दत्त का एक प्रोग्राम चलता था, आई थिंक द बक स्टॉप्स हियर, ऐसी कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया उसका, कोई नाम था, पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करता था, बट आई फॉरगेट द नेम। ये 2016 जुलाई की बात है, मेरी चिट्ठी लिखने के 1-2 दिन की बात है, वो जो फेसबुक का पोस्ट था। पूछा आप क्या कहना चाह रहे हैं इसको, और तो मैंने बोला कि मैंने अपनी बात बता दी। एक्चुअली क्या था कि मैं जब मीडिया में आया तो थोड़ा सा ब्लंट था, मैं आज भी ब्लंट हूँ। उसका कारण यह है कि मैं बहुत जूनियर था आर्मी में, राइट। तो शायद वो मैच्योरिटी नहीं आ पाई कभी मुझे, जो लोगों में होती है ना एक मैच्योरिटी, वो समय के साथ एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो हम तो कंपनी कमांडर थे, और कंपनी कमांडर्स इन दी आर्मी जनरली हु आर ऑफ माई सीनियोरिटी, इन द सेंस कि जब मैं फौज में था तब की बात कर रहा हूँ, दे आर जनरली ब्रैश, जनरली नॉट ब्रैश इन द सेंस ऑफ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल, बट दे जनरली गंग हो, लेट्स डू, इस टाइप के, जो जोश टाइप के होता है ना, कंपनी कमांडर्स आर लॉट लाइक दैट। एंड आई थिंक दैट इज, दे आर द टिप ऑफ द स्पीयर, दे आर द एज ऑफ द ब्लेड। कंपनी कमांडर्स का होता ही ऐसा मामला है, जितनी मुझे समझ है, या कंपनी कमांडर कह लो, या आर्टिलरी में बैटरी कमांडर कह लो, स्क्वाड्रन कमांडर कह लो आर्मर्ड में, ये तो सब एक ही जैसे हैं। और देयर आउटलुक इज एग्रेसिव, मैं ये कहना चाहता हूँ, रादर देन यूजिंग द वर्ड ब्रैश, आई वुड से दैट आउटलुक इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव। तो दैट हैड कैरिड फ्रॉम द आर्मी, एंड मैंने बोल दिया। अब यार लोग मुझसे कह रहे थे ना कि बुरहान को क्यों मारा, बुरहान वानी को क्यों मारा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतना बेवकूफ़ी का सवाल ये मीडिया वाले क्यों पूछ रहे हैं कि बुरहान को क्यों मारा। बुरहान को क्यों मारा? क्योंकि हम लोग इंडियन आर्मी, हमारा काम वो है। बुरहान का क्या करना है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अरेस्ट, अब इंडियन आर्मी ने सीखा जाके अरेस्ट करना ना, जब बोलते हैं कि अरेस्ट करके फिर पुलिस को हैंड ओवर कर दो एंड ऑल दैट, फिर पुलिस उसको फॉर्मली चार्ज में लेती है, 24 घंटे के अंदर आपको देना पड़ता है। तो अभी तो बड़े स्ट्रिक्ट कानून है यार, हमें ना कभी किसी ने सिखाया नहीं अरेस्ट करना, एकेडमी में हमने कभी सीखा नहीं अरेस्ट करना। और लोग कहते हैं आपने मार दिया। यार एक बात बताओ, एक ऑफिसर को जिस दिन से वो एकेडमी में जाता है, राइट, एकेडमी में उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिस दिन फायरिंग रेंज पे जाता है, इंडियन आर्मी के हर एक फायरिंग रेंज पे, कोई भी इंडियन आर्मी का फायरिंग रेंज होगा ना, उसमें एक चीज लिखी होगी, फायरिंग रेंज के बट वॉल के आसपास, या बट वॉल पे ही लिख देते हैं लोग, जो सामने एक दीवार सी होती है ना उस पर, कि एक गोली एक दुश्मन। हमें डे 1 से यही सिखाया जाता है कि एक गोली जाएगी और एक दुश्मन की जान जाएगी। एक गोली एक दुश्मन का मतलब ही है यू शुड टू किल विदाउट मर्सी, विदाउट रिमोर्स। दैट इज, ये एक ना थोड़ा सा सिविलियन कॉन्टेक्स्ट में समझाना दोस्तों बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। अब लोग चढ़ पड़े कि आप कैसे कह सकते हैं कि बुरहान को ठीक मारा है, वो तो गलत मारा है, और उसको अब मुझे ये बिल्कुल चीज समझ में नहीं आई। फिर मैंने अपने स्टाइल में आ गया मैं, ठीक है। मैं मीडिया में नया नया था, और मुझे इतनी तमीज भी नहीं थी कि यार कहां पे कैमरा है, कहां पे क्या है, आई डिडंट नो एनीथिंग। तो जो मुझे लगता था ठीक है, मैंने बोला मार दिया यार। व्हाट डज द इंडियन आर्मी डू? देखिए, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए। कई लोग आप मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, बट आप एक कॉन्सेप्ट समझिए जो मेरे दिमाग में है, राइट। और मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर के दिमाग में है, जो भी, या वो जनरल साहब हो, 4 स्टार जनरल, या कोई, मैं एट द दिस थिंग जूनियर मोस्ट, कोई सिपाही हो, या कोई लेफ्टिनेंट हो, कैप्टन हो, जो भी हो, ऊपर से नीचे तक ना। देखो, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है ना दोस्तों, जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट की या कहीं की भी फेल हो जाती है, तो
वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना पुलिस को बोलते हैं कि आप जाके ठीक ठाक करो। जब पुलिस कहीं की फेल हो जाती है, फिर आप ये सीएपीएफ्स या सीपीओस को बुलाते हैं, जैसे कि सीआरपीएफ हो गई या बीएसएफ हो जाते हैं। जब वो लोग नाकामयाब होते हैं तब आप इंडियन आर्मी को बुलाते हैं। तो इंडियन आर्मी इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट, राइट? भगवान ना करे, आप सोचिए ना, एक ये स्टेट मशीनरी फेल हुई, आपने पुलिस को बुलाया, पुलिस की मशीनरी फेल हुई, आपने सीएपीएफ्स को बुलाया या पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया। दे आर डिफरेंट बट जस्ट टू एक्सप्लेन आई एम सेइंग, आपने उनको बुलाया, वो फेल हो गए, आपने भारतीय सेना को बुलाया। नो, एक बात सोचिए आप, जस्ट थिंक अबाउट इट। भगवान ना करे, मैं कह रहा हूं, अगर भारतीय सेना फेल हो गई, आप किसको बुलाएंगे? आपके पास है उनके पीछे को बुलाने के लिए कि साहब अगर इंडियन आर्मी फेल हो गई तो हम फिर इसको बुलाएंगे? देयर इज नोबडी बिहाइंड द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज द लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टेट। लोग ना ये बात नहीं समझ, भारतीय सेना ने ऐसे क्यों कर दिया? ओ भाई, क्योंकि हमारे उसमें लाइन ऑफ वर्क में, इंडियन आर्मी में, देयर इज नो स्कोप फॉर फेलियर। देयर इज नो स्कोप फॉर फेलियर। यू कैन नॉट फेल। आप नहीं फेल कर सकते। आपको वो राइट फ्रॉम द एकेडमी, जो आपकी जब आपकी ट्रेनिंग होती है, या रिक्रूटमेंट सेंटर जहां पे सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है, यू फाइट टू विन, दैट्स इट। दैट इज द माइंडसेट ऑफ एवरी इंडियन आर्मी। वो अफसर हो, जवान हो, जैसी हो, उनका दिमाग वैसे ही चलता है। मैं आपको आज बता देता हूं, उनका दिमाग वैसे ही है। आपसे मिलेंगे, आप अगर सिविलियन हैं, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से आपको मिलेंगे, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैं वर्दी पहन चुका हूं, उनका माइंडसेट वैसे ही है। यू फाइट टू विन। आपने कभी, मैं आपको बताता हूं, कभी जैसे एक बटालियन में कंपनीज होती हैं ना, कंपनीज होती हैं, अल्फा कंपनी, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इस प्रकार से कंपनियां होती हैं, या आर्मर्ड में स्क्वाड्रन्स होंगी, या बैटरीज होंगी आर्टिलरी में। आप कभी देखना, जब एक बटालियन 17 कुमाऊं, जैसे मैं 17 कुमाऊं, मैं दूसरे क्यों जाऊं, मैं अपने 17 कुमाऊं की बटालियन की एग्जांपल देता हूं। फुटबॉल का मैच हो गया, अल्फा कंपनी एक तरफ, डेल्टा कंपनी एक तरफ, और दोनों 17 कुमाऊं के हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, छुट्टी जाते हैं, भाइयों जैसा प्यार है, ठीक है? जब लड़ाई होगी एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। आप उनको बोल दो कि अल्फा और डेल्टा का, या चार्ली और ब्रावो का, या जो भी कॉम्बिनेशन में जिसका फुटबॉल मैच है या हॉकी मैच है। मैं, जो भी फौजी सुन रहे होंगे वो बेहतर जानते होंगे मुझसे, आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, और बीच में मैं आपको बता रहा हूं, इतना ज्यादा पारा चढ़ जाता है इनका, इतना ज्यादा पारा चढ़ जाता है कि आपको लगेगा बॉस, मतलब ये गेम है, रिलैक्स, टेक इट इजी, हत्या मत कर देना दूसरे की, डोंट किल द अदर गाय। इतने अग्रेशन के साथ खेलते हैं कि समटाइम्स फॉर द आउटसाइड ऑब्जर्वर, जो बाहर से देख रहा है ना, जिसको फौज का कल्चर नहीं पता, फॉर हिम इट कैन गेट अ लिटिल स्केरी कि हो क्या रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है पुराने जमाने में घोड़े पे नहीं जाते तलवार लेके। अ हॉकी मैच इज प्लेड विद दैट इंटेंसिटी। बॉक्सिंग मैच आप देख लीजिए, अगर कभी इंटर कंपनी बॉक्सिंग हो गया, इंटर बटालियन बॉक्सिंग होगा, अरे भाई साहब वहां पे तो मैं एक अग्रेशन है फौजियों में। व्हेन आई से फौजी, आई मीन स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी। देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अग्रेशन विच इज रिक्वायर्ड इन वॉर, एंड दिस अग्रेशन इज नर्चर्ड। मैं उस अफसर से मिल चुका हूं जिसने मारा बुरहान को, ठीक है? तो मैंने उससे बोला, मारा क्यों बुरहान को? क्योंकि मुझसे पूछा गया था मारा क्यों। कह रहा सर उसका करना और क्या है मैंने। यू अंडरस्टैंड फौजी का दिमाग कैसे चलता है, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। अगर उसको देखिए, या तो उसको आप स्पेसिफिक बोलिए कि तुम जाओगे और तुम उसको मारोगे नहीं, और पुलिस आएगी उसको अरेस्ट कर लेगी, तब तो ठीक है। फौजी का दिमाग मैं आपको बताता हूं, और ये ना बहुत लोगों में ऐसा है फौज में, मैं कह रहा हूं 99% का दिमाग ऐसा है। अगर कोई सीनियर जनरल हो गए जिनमें उस लेवल की थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, और कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं और ये सब, तो मे बी इट इज डिफरेंट, आई डोंट नो, बिकॉज मैं तो इतना जो सीनियर जनरल्स हैं उनके साथ बैठा नहीं, तो मुझे तो नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि एटलीस्ट एट द बटालियन लेवल, इफ दे कम टू नो ही इज अ टेररिस्ट, ये भारत का दुश्मन है, वो उसको जमीन के अंदर गाड़ देंगे। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन है। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये जो बुरहान वाला केस मीडिया में हुआ, अच्छा मुझे समझ में नहीं आया कि मीडिया वालों को क्यों नहीं समझ में आ रही बात, और जबकि मुझे फौज छोड़े काफी टाइम हो गया था, लेकिन आई जस्ट कुड नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट। बुरहान वानी, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर,
जिस यूनिट ने मारा उसका नाम 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 19 RR। 19 RR का जो अफसर है जो गया था, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो गया ऑपरेशन में, उसको बुरहान दिखा, उसने बुरहान को गोली मार दी। इसमें देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, इसमें इफ एंड बट है नहीं। वो देश का दुश्मन है, उसको मारना है। ये ट्रांजैक्शन समझाते समझाते यार मुझे स्ट्रेस आ गया मीडिया में। और मीडिया वाले फिर ना समझे कि उसको क्यों मारा, ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो कर सकते थे, ऐसा भी। और मैंने हाथ जोड़ ली, मैंने और भाई मार दिया, कहानी खत्म। एक दो और मीडिया हाउसेस में गया, वहां पे भी यही यार, ये लेफ्ट लिबरल टाइप के जो एंकर्स है ना, और ये दिन में 2-2, 3-3 डिबेट चल रहे हैं कि बुरहान को क्यों मार दिया, ये मार दिया। और वहां पे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले लोग थे, उनके सपोर्टर, वो भी आते थे डिबेट में कि ये तो बहुत खराब हुआ और कश्मीर में आग लग जाएगी और कश्मीर भारत से अलहदा हो जाएगा। और मैंने बोला कैसे अलहदा हो जाएगा यार, तुम लोग पागल हो क्या? मतलब कि नहीं अब तो देखिएगा जो मुजाहिदीन हैं वो ये कर देंगे। मगर मुजाहिदीन को जमीन के नीचे गाड़ रखा है इंडियन आर्मी ने। क्या औकात है मुजाहिदीन की? बड़े आए मुजाहिदीन मुजाहिदीन मुजाहिदीन। ये मैं आपको बताता हूं, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज नाउ, वो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। और मैं भगवान की कसम आपको उसके वर्ड्स, मुझे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए लेकिन आपको बताता हूं उसने क्या बोला। उसने मुझे बोला, मैं उससे मिला वहां पे, वो रिटायर हो चुका था, मतलब इन द सेंस कि उसने सरेंडर कर दिया था, वो आराम से अपनी दुकान उकान चला रहा था, ठीक है ना। और वो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। वो कह रहा था कि जब फौजी आते हैं, राष्ट्रीय राइफल्स आता है ना, कह रहा है अभी, तो कहता है कि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि उसने, उसके वर्ड्स हैं, माफ करिएगा, आई डोंट नॉर्मली यूज सच लैंग्वेज, मैं वीडियोस में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता, पर उसने बोला था कि जब मैं RR और उसको, वो सरेंडर करके पीसफुली दुकान चला रहा है और उसकी दुकान से फौजी भी सामान खरीदते हैं, पर वो कहता है जब RR की कॉन्वॉय आती है ना, मुझे पेशाब आती है अभी भी। और मैं 15 साल पहले, मैंने अभी तो 3 साल, 18 साल करीब हो गए, वो कहता अभी भी मुझे ऐसा हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, राइट, कि राष्ट्रीय राइफल्स आ गई, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो यार ये, अब मैं इनको समझाऊं मीडिया वाले को, तो मैं बड़ा परेशान था। फिर एक दिन मुझे आया कि आप आ जाओ अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे। तो अर्नब से उसके पहले, अच्छा इसके पहले मेरे ज्यादातर जो एंकर टकराए थे वो लेफ्ट लिबरल टाइप के टकराए थे ना। ओ नो, बुरहान वाज किल्ड एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही वाज अ यंग मैन, हेडमास्टर्स सन, पता नहीं क्या क्या चै पे। अर्नब के साथ डिबेट से 5 मिनट पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, अर्नब को ना मैं पहले से भी जानता था, पर मैं कई सालों से मिला नहीं था, तो कॉलेज टाइम से तो अलग चीज हो गई ना, फिर बीच में मिले ही नहीं इतने सालों से। अर्नब से जब थॉट्स एक्सचेंज हुए तो तब मुझे लगा कि हाँ ये बंदा ठीक है यार। अर्नब ने पता क्या बोला? मैंने बोला अर्नब व्हाट इज योर व्यू, बिकॉज यू नो वी किल्ड हिम, बिकॉज आई मीन ठीक है वो था हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, उसको ठोक दिया। तो अर्नब बोला हाँ ठीक ही तो ठोका उसको। तो मान लो हाँ ये आदमी ठीक है। ये फौजी की भाषा। मुझे बाद में पता लगा कि अर्नब के जो फादर थे वो भी फौज में, अर्नब का इनफैक्ट खानदान का बहुत बड़ा जो हिस्सा है ना वो इंडियन आर्मी में है, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी मतलब सर्विसेज में। अर्नब यही जर्नलिस्ट है, वरना तो सभी फौजी वौजी बहुत हैं उसके फैमिली में ना। इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड ऑल दैट। तो लॉट ऑफ पीपल इन हिज फैमिली आर इन द आर्मी एंड खुद फौजी का बेटा है। तो उसने बोला हाँ मार दिया ठीक करा। फिर हम डिबेट में गए जहां पे मैंने, तो मुझे फिर वो समझाने की कोशिश कर रहे थे जो और पैनलिस्ट थे। तो आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, एंड जाहिर सी बात है इंग्लिश में डिबेट थी। फिर मुझे ना इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आया, क्योंकि हिंदी में जो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, वो इंग्लिश में नहीं हो पाती हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट इन इंग्लिश बिकॉज इट्स नॉट योर मदर टंग। आप नहीं कर पाते व्यक्त अपनी भावनाएं। तो तब मैंने बोला कि, जब बोला कि इसको क्यों मारा, कारण क्या था मारने का ना, तो देन आई सेड कि गद्दारी की सजा मौत होती है। बुरहान वानी वॉज एन इंडियन सिटीजन, राइट, भारत में पैदा हुआ, इंडियन सिटीजन, भारत के खिलाफ हथियार उठाओगे, देश के खिलाफ, भारत मां के खिलाफ हथियार उठाओगे, फौज लेटा देगी तुम्हें, क्योंकि गद्दारी की सजा मौत होती है। इट्स वेरी सिंपल। तो फिर क्या हुआ कि बाकी लोग भी धीरे धीरे फिर जुड़ने लगे।
ये जो अग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिबेटिंग ऑन टेलीविजन ऑन नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, ये अर्नब का था। ये अर्नब का जो एक ये टेलीविजन इंडस्ट्री में लाया ही अर्नब गोस्वामी, दिस एग्रेसिव स्टाइल ऑफ डिबेटिंग। वो तो हर चीज में अग्रेशन है अर्नब का, लेकिन खासतौर से नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि अर्नब का क्या है ना, ही टेक्स दीज इश्यूज वेरी पर्सनली। वो पॉलिटिकल डिबेट करेगा जैसे भी करेगा, ये वो बीजेपी कांग्रेस की जो भी डिबेट है, बट जहां पे इतना मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं बहुत पहले से जानता हूं, और जब ऐसी बात होगी ना कि मतलब इट्स नेशनल सिक्योरिटी, देन अर्नब गोस्वामी इज नॉट स्पीकिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि मैं 100 बार उसके साथ स्टूडियो में बैठ चुका हूं। तब अर्नब गोस्वामी यहां से नहीं, फिर अर्नब गोस्वामी यहां से बोलता है। जो आप देखते हैं ना कि जिस तरीके से ही कीप्स ऑन सेइंग कि नो 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 लग जाए, तो ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट। तो अब क्या हुआ कि ये सब मामला शुरू हो गया। अच्छा, काम तो मैं डॉक्टर मोदी के लिए करता था, तो डॉक्टर मोदी का बड़ा आशीर्वाद रहा, बड़ा सपोर्ट रहा कि ठीक है चले जाते रहे, को जो जाना है कर कर कर। तो मैंने धीरे 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 डिबेट्स में जाना शुरू। अच्छा, मुझे एक स्टूडियो ने इन्वाइट करा कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लो। मैं उस स्टूडियो का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा स्टूडियो, बहुत बड़ा। और उन्होंने एक शो तैयार करी जिसका नाम था मेजर साहब। मेजर साहब के लिए मैंने कुछ स्निपेट्स शूट भी करे थे, राइट। सुबेरे जाके मैं गया था और मैंने, आई थिंक यूनिट थी 25 राजपूत, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर राजपूत रेजिमेंट की यूनिट थी, आई थिंक 25 राजपूत थी। और मैंने 2016 में उनके साथ कुछ शूट करा। 2016-2017 सर्दियों के दिन थे। आई शॉट विद देम फ्यू स्निपेट्स, छोटे छोटे, जिसको प्रोमो टाइप के मैंने शूट करे। और मेजर साहब की शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन उस कंपनी ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट, ये बातचीत, ऐसी बातचीत, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इतना हो गया कि मैं परेशान हो गया कि भाई कुछ डिसीजन ही नहीं ले रहे। अच्छा, उसका जो हेड था, जो एडिटर इन चीफ था, वो बहुत अच्छा आदमी, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट वेरी स्वीट गाय। और वहाँ पे वो 9 बजे का प्रोग्राम करते थे, एंड मुझसे जब भी मिले बड़े प्यार से बात करी। और उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बहुत ज़बरदस्त 5 बजे की डिबेट करता था, 5 o'clock, और मैं उसकी डिबेट में कई बार जाता था, बड़ा मज़ा आता था। ही वॉज द वन हु सेड कि यू शुड ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। बट वहाँ पे क्या था, कुछ पता नहीं डिले हो रहा था लीगल की वजह से और जो भी थे। तो एक दिन मैं वहीं पे बैठा था, जो एडिटर इन चीफ हैं, मैं उनके कमरे में बैठा था, तो मेरे पास कॉल आया। तो एक बंदे ने बोला, राहुल कहता है कि बॉस बात करेंगे। तो मैंने बोला कॉल कौन है बॉस राहुल का, पता नहीं क्या। हाय गौरव, दिस इज अर्नब गोस्वामी। तो मैं हाय अर्नब। तो गौरव, मैं ना एक शुरू कर रहा हूँ चैनल, एंड आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, मैंने अर्नब को ना ये नहीं बोला कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और मैं इनसे इरिटेट हो रहा था, क्योंकि ये बहुत 4 महीने थोड़ा ना लगते हैं आपको। यू टेक अ डिसीजन, यू टेक अ डिसीजन ना, यू डोंट टेक अ डिसीजन, डोंट टेक इट। नहीं, बट हम लोग सोच रहे हैं प्लस माइनस कॉमा फुल स्टॉप, मैंने बोला जाओ हटे। तब तक मैं इरिटेट हो चुका था, ठीक है। और मैं उस चैनल में क्यों जाता था बात, क्योंकि वहां का जो एडिटर इन चीफ था वो, और जो दूसरा बंदा जो मेरा दोस्त था जो 5 बजे की शो कर, दे वेरी फाइन ह्यूमन बींग्स, बड़े अच्छे जेंटलमैन लोग थे ये लोग। और बड़ा प्यार से ट्रीट करना कि आ जाओ यार, ये खा लो, ये बैठो ना, कॉफ़ी शॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी बड़ी पसंद है, और ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ इनके लिए। और ये तो दे यूज्ड टू ट्रीट मी वेरी वेल, एंड बड़े प्यार से भाइयों की तरह वो ट्रीट करते थे, ठीक है। तो जिसने उस चैनल के लिए मुझे रिकमेंड करा था, उनका नाम रोहित सरदाना है, ठीक है ना। रोहित भाई इस दुनिया में नहीं रहे, बट रोहित भाई वॉज द वन हु गॉट मी, ये सर कि आप ज्वाइन करो। फिर मेरा मन उचट गया, फिर मैंने बोला नहीं यार। तो फिर अर्नब से मैंने बात करी, तो अर्नब को तो मैंने बताया नहीं है सब। तो अर्नब सेड दैट गौरव, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? एंड आई सेड अर्नब, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट, मैं तो कॉर्पोरेट के लिए काम करता था। तो अर्नब ने बोला कि बताओ, जैसे अर्नब की आदत है ना, व्हेन ही डज इट एट 120। अर्नब गोस्वामी के 2 ही गियर हैं, ठीक है, या तो न्यूट्रल पे है या 5th गियर पे, बीच में कोई गियर नहीं है, ठीक है। इधर ही नॉट डू समथिंग, और व्हेन ही डज इट विद फुल फोर्स। इट्स लाइक बड़ी शताब्दी 140 पे चल रही है, वो वैसे ही काम करता है अर्नब,
तो बोला नो नो टेल मी एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने अर्नब को बोला चलो ठीक है मैं ज्वाइन करता हूं। मुझे याद है 12:30 के आसपास तकरीबन टाइम था, 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम था जब अर्नब का कॉल आया था। 15 मिनट के अंदर रिपब्लिक के एचआर का कॉल आ गया और उसी दिन 4 बजे मुझे व्हाट्सएप मिल गया कि भाई आपका जो लेटर है वो हम बॉम्बे से ब्लू डार्ट से डिस्पैच कर चुके हैं। अर्नब गोस्वामी ने 3.5 घंटे में सब निपटा दिया। अब वो आ भी गया, अब मुझे ये नहीं पता क्या करना है इसका, बिकॉज इट वॉज सो सडन। और फिर मैंने 15 मार्च को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ज्वाइन कर लिया। अच्छा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ज्वाइन तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का मैंने मतलब इसमें जाके करना क्या है, बिकॉज मेरी तो जीरो एक्सपोजर मीडिया में। भाई टेलीविजन डिबेट पे जाना अलग चीज होती है, लेकिन मीडिया के लिए काम करना, आप पहले फौज में थे, फिर आप कॉर्पोरेट में गए, कॉर्पोरेट छोड़ के राइट आप 44 ईयर्स की एज में, 44 साल की उम्र में आप सब कुछ छोड़ रहे हैं और आप कहते हैं जी कल से मैं मीडिया में ज्वाइन करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे आज भी जो नए नए एंकर्स हैं ना रिपब्लिक में, नए मतलब इन द सेंस की 5-6 साल की, मैं उनसे बहुत सीखता हूं, बिकॉज यू नो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और मेरा कभी वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मैं कोशिश करता हूं लेकिन उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है जो ये। और मैं तो सोचता हूं यार 20s में हैं, लड़के लड़की हैं, बच्चे हैं, बिल्कुल हमारे सामने बच्चे हैं बेचारे, एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट यार, दे आर सो कॉन्फिडेंट। मैं बाकी एंकर्स को तो नहीं जाके देखा, लेकिन न्यूज़ रूम में जिस तरीके से लोग बात करते हैं, जिस तरीके से अपना पॉइंट रखते हैं, जिस तरीके से अपना ये रिसर्च करते हैं, जिस तरीके से रिसर्च के पेपर्स बनाते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं यार, मैं अभी भी सीखता हूँ। तो मैं हैट्स ऑफ टू देम यार, सलूट, द वेरी प्रोफेशनल बंच ऑफ। और फिर मुझे लगता है यार कि ये इसकी उम्र के, एक से मैंने पूछा कह रहा जी 28 साल का हूँ, मैंने बोला यार हद हो गई यार। और 28 साल में उसकी मेच्योरिटी ऐसे 40 साल के बंदे की, उसका सोच, उसका थॉट प्रोसेस ना। तो ऐसे लोगों से मिलता हूँ, सो आई एम रियली ब्लेस्ड यार कि मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पे यू नो व्हेन यू वर्क विद पीपल हु आर बेटर देन यू प्रोफेशनली। आप ना मुझे फ़ायदा, मुझसे अच्छे हैं जो प्रोफेशनली मुझसे अच्छे हैं, मैं तो क्या ही एंकरिंग करता हूँ यार, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, लेकिन जो मुझसे बेहतर है ना, और रिपब्लिक टीवी में हर एक एंकर मुझसे बेहतर है, तो मैं जब उनके साथ बैठता हूँ ना, मैं इनसे सीखता हूँ बड़ा, उनसे बातचीत करता हूँ, चाय पी ली, किसी से बात कर ली, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे ऑलवेज इन लाइफ दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, व्हेन यू वर्क विद पीपल हु आर बेटर देन यू ग्रो। तो फिर अर्नब ने बोला यार एक आइडिया है और हम लोग नाम देंगे। तो फिर हमने खोजा नाम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर उसका नाम डिसाइड करा कि पेट्रियट। और वहां से मैं गया शूट करने के लिए पेट्रियट इन द मंथ ऑफ, आई थिंक इट वाज मार्च में ही मैं चला गया। 15 मार्च को मैंने ज्वाइन करा, मार्च के ही महीने में मैंने पेट्रियट ज्वाइन करा। और पेट्रियट ज्वाइन करने के लिए, पेट्रियट को वो क्या नाम कहते हैं उसको, शूट करने के लिए दोस्तों हम गए। सबसे पहला एपिसोड था बीएसएफ भुज का, भुज में, बीएसएफ गुजरात में। और वहाँ पे हम गए। मेरे तो फादर रह चुके थे बीएसएफ में, तो सब लोग जानते थे। बीएसएफ में आज भी वही है मेरा ना कि जो भी सीनियर हैं, काफ़ी लोग जो वहाँ पे आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, सीनियर लेवल पे, उन लोगों ने तो मुझे टेकनपुर जहाँ पे बीएसएफ की अकेडमी, उन्होंने देखा ना मुझे शॉर्ट्स पहनते हुए। तो बाकी सब कहीं पे भी जाओ तो लोग कहते हैं ना कि यार ये टीवी वाला है, या लोग जानते हैं, या मेजर गौरव आर्या, ये सब बीएसएफ वाले वही, मतलब वहाँ पे अब यार क्या ही बताऊँ। अब इतने सीनियर लोग हैं, उन्होंने मुझे स्कूल में देखा है ना, स्कूल में खेलते, तो बाकी सब लोग बोलेंगे अच्छा मेजर आर्या इज हियर, आई बैठे। बीएसएफ वाले क्या बोलते हैं, और बेटा पापा कैसे हैं, मम्मी कैसे हैं, ठीक ठाक, जाओ बेटा, ओके चलो शाबाश। तो यार मैं बच्चा हूँ, पर बीएसएफ वालों ने बच्चे जैसे देखा है तो बच्चे जैसे ट्रीट करते हैं। जाहिर सी बात है, अपना हक समझते हैं मेरे ऊपर, हक है भी उनका। तो ये बीएसएफ वाले जो सीनियर ऑफिसर थे ना, बिल्कुल जिन्होंने मुझे स्कूल में देखा वैसे ही, और बेटा मम्मी कैसी हैं, सब ठीक ठाक, ओके वेरी गुड, प्लीज कन्वे आवर रिगार्ड्स। तो उस लेवल का रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मैंने बीएसएफ को रीच आउट करा, आई सेड सर प्लीज हेल्प मी। तो वहाँ पे जो भी सीनियर थे, मैंने बोला सर आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उन्होंने बोला डन। तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और पहला एपिसोड भुज में शूट करा, और दिमाग खराब हो गया मेरा, क्योंकि बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट इतनी, आर्मी की डिप्लॉयमेंट क्या होता है, एक एरिया में रहती है आर्मी, स्प्रेड ओवर, लेट्स से अ बटालियन में स्प्रेड ओवर 1, 2, 3 किलोमीटर, व्हाटएवर, आई डोंट नो, जो भी होगा उनका फ्रंटेज जो भी है ये है। बीएसएफ का तो मामला ही खत्म नहीं हो रहा वहां पे भुज में। गाड़ी चल रही, एक शॉट हमारा यहां पे, अगला शॉट वो एक सेक्टर हेडक्वार्टर है वहां पे,
तो इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पे एक ही बटालियन ना, 3-3, 4-4 बटालियन है वहाँ पे, लेकिन एक से दूसरा पहुँचने में भाई साहब 6 घंटे लग गए और गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैंने तो एवोमिन खाई, मैं सो गया वहाँ पे और फिर पहुँचा वहाँ पे। तो ये पहला एपिसोड था बीएसएफ का जो मैंने भुज में शूट करा था। वहाँ पे वो क्रीक क्रोकोडाइल्स थे, उनको देखा, और वहाँ पे एक जगह बड़ा उसका इंटरेस्टिंग नाम है, हरामी नाला, उसका नाम ही हरामी नाला है। तो वो मैंने वहाँ पे शूट करा। अच्छा, बात क्या हुई कि वो हम लोग ड्रोन ले गए और 2-3 कैमरा पर्सन थे, मैं था, देयर वाज दिस थिंग, क्या नाम कहते हैं, प्रोड्यूसर था हमारे साथ। प्रोड्यूसर तुषार हुआ करता था, तुषार कांत, वो मेरा पहला प्रोड्यूसर था और बड़ा सॉलिड बंदा। तो तुषार कांत और हमने शूट करा, बाकी लोग भी थे। अब क्या हुआ कि बॉम्बे में एडिट होता था, पंकज करता था एडिट बॉम्बे में। तो पंकज एडिट कर रहा है, तो एडिट करते करते तो वो किस्मत होती है ना। तो दोस्तों वो पंकज जो मैं बता रहा था ना, वो एडिट कर रहा था, तो अर्नब वाज रोमिंग अराउंड, जैसे कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, नई नई कंपनी, ऑब्वियसली ही हैज टू सुपरवाइज एवरीथिंग, इवन टुडे ही डज इट, बट उस जमाने में ही वाज वाचिंग वेरी क्लोजली। सडनली ही सॉ द शॉट्स ऑफ पेट्रियट, ही सॉ द शॉट्स, एडिट कर रहे थे, तो दिखाओ दिखाओ पूरा। ही रियली लव्ड इट, ही सेड यार ये तो कमाल है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और जैसी अर्नब ने देखा, अर्नब ने मुझे कॉल करा और अर्नब ने मुझे ये बोला कि दिस इज गोइंग लाइव टुमारो। फ्राइडे को देखा अर्नब ने, बोला कि सैटरडे को लाइव कर रहा हूं मैं। सैटरडे को लाइव हो गया। अब मेरा ये प्रेशर था कि अगले हफ्ते भी हमें करना है। तो अगले हफ्ते हम कैसे करें भाई, नेक्स्ट वीक कहां जाना है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको सोचना पड़ता है 10 चीजें, फिर आप जाओगे, शूट करोगे, एडिट होगा, फिर कैसे होगा। आई थिंक 2 हफ्ते का हमारे पास था। तो वहां से दोस्तों पेट्रियट की कहानी शुरू हुई और किस तरीके से तकरीबन 2.5-3 साल तक लगातार मैं शूट करता रहा, पूरे अलग अलग जगह। मैं आपको और किस्से, बड़े विचित्र किस्से पेट्रियट के सुनाऊंगा अगले एपिसोड में दोस्तों। और आई होप अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।